हेलो एंड वेलकम टू विपासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आज का वीडियो का टॉपिक है इंटीग्रेटेड अप्रोच टू यूपीएससी प्रिपरेशन, कंबाइनिंग प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन फ्रॉम डे वन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको ये वाला टॉपिक का आइडिया होना ही चाहिए। इट्स नॉन नेगोशिएबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। से फॉर इंस्टेंस सिविल सर्विसेज हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, जियो साइंटिस्ट हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करते हैं। बट अगर देखा जाए, इफ वी टॉक इन फॉर दिस वीडियो अबाउट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसका पर्पस क्या है। अब आप देखिए, जो हम लोग का कानून होता है वो पार्लियामेंट लाता है और उसको कानून गिव्स इनटू इफेक्ट, इट इज गिवन इनटू इफेक्ट बाय द पार्लियामेंट, राइट। या अगर देखा जाए तो राज्य सरकार में स्टेट लेजिस्लेचर भी अपना कानून लाता है। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है दैट इज डन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स देखा जाए तो से फॉर इंस्टेंस बीडीओ हो, एसडीओ हो, डीएम हो, ये लोग जो भी कानून करवाया जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, या पुलिसिंग लॉ एंड ऑर्डर में कुछ हो तो पुलिस वहाँ का स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर्स या इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। So the job of a bureaucrat is to go and administer. एडमिनिस्ट्रेशन का काम ब्यूरोक्रेट करवा जाता है, और बोला एडमिनिस्ट्रेटर्स को यूपीएससी प्राइमा फेसी उसका नाम रेकमेंड करवाया जाता है बाय यूपीएससी टू द डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग, जो फिर अल्टीमेटली फाइनल कॉल लेता है टू गो एंड सेलेक्ट ब्यूरोक्रेट्स। अब ब्यूरोक्रेट्स का अगर देखा जाए जॉब प्रोफाइल बहुत वास्ट, बहुत डाइवर्स होता है, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज टू लॉ एंड ऑर्डर एंड मेनी मोर। तो यूपीएससी में अगर देखा जाए उसका सिलेबस ऐसे डिजाइन करवाया गया है, इट इज वेरी वास्ट, बहुत सारा टॉपिक। हम बहुत सुनते भी है कि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, एंड इट इज ट्रू। अब बट नाउ थिंक अबाउट द जॉब ऑफ ए ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट का जो जॉब होता है वो क्या होता है, बहुत सारा, इतना सारा डाइवर्सिफाइड डोमेन, इतना सारा हैट्स को पहनना पड़ता है उसको, इतना सारा काम, इतना सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज दिया जाता है, उसको मैनेज करना उसका कर्तव्य है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो उसका क्वालिटीज है, दैट इज परहैप्स प्रोबेबली समथिंग दैट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ट्राइज टू गो एंड एसेस, जिसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना इज नॉट जस्ट समथिंग दैट पीपल शुड राइट, इट इज अ मस्ट। बिना इंटीग्रेटेड अप्रोच एग्जाम को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उन लोग से लोग को पता होगा कि एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स फेज होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। दिस इज व्हाट पीपल नो। एंड प्रीलिम्स में क्या होता है, बेसिकली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें यू हैव 4 ऑप्शंस जनरली, एंड वहां से वन ऑफ द ऑप्शन हैज टू बी इज करेक्ट, एंड उसमें से आपको एक गोला बनना पड़ता है। सो उसमें बहुत सारा फैक्ट्स पूछा जाता है, एंड उसमें से यू हैव टू गो एंड सेलेक्ट द राइट आंसर। मेंस में इट इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर वेर यू हैव टू गो एंड राइट अ लॉट, बहुत लिखना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस अगर जनरल स्टडीज पेपर्स देखा जाए, जनरल स्टडीज पेपर 1, 2 एंड 3, हर एक पेपर इज ऑफ 3 आवर्स, एंड एक पेपर में you have 20 questions that are asked and one has to write 4,000 words for every paper. So there बहुत सारा इसमें लिखित का काम होता है. So there is a lot of writing that has to be done out here. फिर ultimately the final stage of the examination is interview. टेक्निकली स्पीकिंग इट इज नॉट एन इंटरव्यू पर से, इट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर आप यूपीएससी का प्रोस्पेक्टस पढ़ते हो तो वहां पर्सनैलिटी टेस्ट लिखा होता है। पर्सनैलिटी क्या होता है, पर्सनैलिटी इज समथिंग दैट वन डेवलप्स वाया लाइफ इन इटसेल्फ। लाइफ में हम बहुत लोग से मिलते हैं, पढ़ते हैं, हमारा व्यवहार जो होता है वो पर्सनैलिटी को एसेस करवाने का कोशिश किया जाता है बाय द यूपीएससी। अब आप देखिए यूपीएससी का जो पैनल होता है उसमें यू हैव 4 to 5 members who go and assess your personality. जो भी मेंबर होता है उन लोग का ईच इंडिविजुअल मेंबर का दे आर मोस्टली सीजन्ड सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। तो उन लोग का वर्क प्रोफाइल इज इंडिविजुअली ऑफ 30+ years.
सो 30+ years अगर देखा जाए तो सबका कंबाइंड एक्सपीरियंस इज अबाउट 150 years. सो ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, यू हैव गॉट एक्सपर्ट पीपल फ्रॉम मल्टीपल डोमेन्स बिकॉज इट इज बाय द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द मोस्ट important recruiting agency in the country. So they have a lot of experience and they go and assess your personality very closely, very well. So this is what the interview is about. पर आप एक बात बोलिए, जो अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, यू स्टडी अ लॉट आउट हियर, यू रीड थ्रू अ लॉट ऑफ मटेरियल्स एंड देन उसका जो लिखित पार्ट होता है, यू गो एंड ट्राई टू एनालाइज इट, उसका क्रिटिकल एनालिसिस यू ट्राई टू डू इट, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, राइट? तो जब जब आप इंडिया का हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो या बहुत सारा जो कानून है, तो यू बिकम अ वाइजर पर्सन, और उसका इट कल्मिनेट्स इनटू हाउ यू गो एंड परफॉर्म इन द इंटरव्यू or personality test. So out here, if logically speaking, because there is a lot of syllabus that one has to cover, and the exam is made in such a way that it is made in a series of progression. So अगर इसका एक integrated preparation हो, तो one can have a very holistic understanding, which will and reflect in the kind of analytical questions that are asked for the prelims examination. एनालिटिकल क्वेश्चन जिसमें आपको क्रिटिकल एनालिसिस देना पड़ता है, जिसमें इवैल्यूएशन आपको करना पड़ता है, जब कमेंट करना पड़ता है फॉर इश्यूज दैट पर्टेन टू सोशियो इकोनॉमिक नेशंस इंपॉर्टेंस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. एंड अल्टीमेटली जब इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, वेर यू हैव टू गो एंड गिव योर ओपिनियन अबाउट वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, जो आप उसका उत्तर अगर जब आप दोगे फॉर द इंटरव्यू, तो अगर आप का एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगा तो यू विल परफॉर्म वेल, एंड दैट इज समथिंग दैट वन हैज टू डू फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन एज अ होल. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now let's talk about the benefits of an integrated approach. One is efficient use of time and resources. Time is something that is limited. Resources का एक fallacy होता है that we have got a lot of resources that we can find on the internet and beyond. And this is a paradox of choice that people have. अगर बहुत सारा resource हो जाता है, then one really cannot go and concentrate or give them adequate time. There is a saying that one hears on the internet and beyond that it is better to go and read one book 10 times than reading 10 books once. And there is a certain pandemic, if I might use that word. It's not pandemic per se, rather it is an infodemic. Information का pandemic है. बहुत सारे बुक्स हैं, मल्टीपल बुक्स फॉर हिस्ट्री, मल्टीपल बुक्स फॉर ज्योग्राफी, मल्टीपल बुक्स फॉर इवन पॉलिटी, multiple resources for current affairs. Some people talk about newspapers, people talk about monthly magazines, people talk about yearly compilation, and these are only there for current affairs. So अगर current affairs में इतना ज़्यादा sources हैं, और हर एक ये जो sources में mention किया हूँ मैं, newspapers, monthly magazines and yearly compilation, तो one will go and sacrifice time from studying other static non-changing subjects, say for instance history or polity or even geography का concept or even economic का concept that do not change over time. वहाँ से time ले करके people will be spending disproportionate amount of time for current affairs while neglecting static, and this is a recipe for disaster. This should not be done. तो अगर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करवाया जाता है, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर कोई मेंस का कोई टॉपिक पढ़ रहा है एंड उससे जो टॉपिक में क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन माइट बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स. जो इंफॉर्मेशन लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन डेफिनेटली कैन बी यूज फॉर द मेंस. सो दैट इज अ वेरी गुड, वेरी एफिशिएंट, नॉन नेगोशिएबल efficient use of time and resources for the UPSC examination. Second point, holistic understanding of subject. अगर कोई prelims में prelims के लिए prelims का questions कैसे पूछा जाता है? It's basically MCQs, right? But MCQs में आजकल बहुत सारा analytical questions पूछा जाता है, जिसमें उसका आंसर भी ऐसे चूज करना पड़ता है from the 4 options that is given out there, कि जब तक वो टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, one will not be able to go and select द आंसर. और रादर अगर वो कोई आंसर सेलेक्ट भी करता है विथ हाफ नॉलेज, बहुत चांसेस है कि वो आंसर गलत, विच मीन्स नेगेटिव मार्किंग. दैट इज समथिंग वी शुड ट्राई टू गो एंड अवॉइड. रिस्क मिटिगेशन एंड एरर रिडक्शन स्ट्रेटेजी हमें लेना चाहिए वाया एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स. दैट इज देयर. और अगर हम प्रीलिम्स में कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसका अगर हमें होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगा, वही सेम टॉपिक
से अगर हमें क्रिटिकली एनालाइज एलुसिडेट मे बी एलाबोरेट और कमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड देन वी कैन गो एंड राइट क्वेश्चंस जिसमें हमारा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चेक करवाया जाता है, वी विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर दैट विल गो एंड इम्प्रेस द एग्जामिनर। एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये इंसान को ये वाला टॉपिक के बारे में टॉपिक्स अच्छा से पता है, सो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग बेटर मार्क्स। फाइनल पॉइंट, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर एक एस्पिरेंट एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेता है तो दैट एस्पिरेंट कैन गो एंड हैव अ वेरी कंसिस्टेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर उसके पास उसको पता है कि मेंस का जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स से काफ़ी ओवरलैप होता है और जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो काफ़ी मेंस से ओवरलैप होता है। हमने पिछले वीडियो में वी हैव discussed about the syllabus for prelims and mains. If you have not gone and checked that video out, I will highly recommend you to go and check that video out. That is there on our YouTube channel. So अगर वो एस्पिरेंट एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेता है जहां वो प्रीलिम्स के साथ मेंस का सिलेबस भी आइडिया में माइंड में रखता है और उसको साथ उन लोग प्रिपेयर करता है, सो अगर एक एस्पिरेंट ऐसे प्रिपरेशन का मोड में वो प्रिपेयर करता है देन दैट एस्पिरेंट कैन गो एंड have a very consistent preparation strategy mitigating boredom. Now let's go and talk in depth about the stages of the examination. हमने जैसे बात किया था दैट एग्जामिनेशन में एक होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू, राइट? अब सिलेबस जो हमारा प्रीलिम्स में है और मेंस में, हमने पिछले वाला वीडियो में वी डिड डिस्कस की प्रीलिम्स का सिलेबस इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड बट द मेंस का सिलेबस इज वेरी वेल डिफाइंड। सो अगर एक एस्पिरेंट प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहा है तो दैट एस्पिरेंट शुड हैव इन माइंड द सिलेबस एंड की टॉपिक्स दैट इज देयर फॉर मेंस। एंड ये जो की टॉपिक मेंस का है वो सिलेबस में पूछा जाता है और जो सिलेबस का टॉपिक दिया गया है फॉर द प्रीलिम्स उसका एलाबोरेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है फॉर मेंस। सो दिस thing should be studied together keeping in mind the requirements of each of the examination. Of course, if the aspirant is studying say for instance 3 or 4 months before the prelims examination तो उसको answer writing in my recommendation is कि answer writing कम करना चाहिए and one should shift to prelims का mode. And after the prelims का mode is done, the aspirant of course definitely shifts to the mains preparation. पर अगर एक aspirant का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से फॉर एग्जांपल 5 या 6 महीना का दूरी है then that aspirant should go and cover key topics that is there for the mains preparation, because one thing to note is that the time gap between the prelims and the mains examination is very less. It is less than 3 months and वहां से भी काफी दिन वेस्ट हो जाता है anticipating if the aspirant who has appeared for the prelims ka examination is going to clear the examination or not. So it is better that the person has gone and cleared a lot of the mains ka topics before the prelims examination. That is there. Recommended books and resources. अब जो books और resources हमें दिया जाता है that is mostly if we see in the market subject wise, it is not examination stage wise. बहुत कम बुक्स दिया जाता है दैट इज वेरी प्रीलिम्स स्पेसिफिक और मेंस स्पेसिफिक। मेन स्पेसिफिक बुक्स होता है फॉर इंस्टेंस सोशल जस्टिस एज अ टॉपिक, सोसाइटी एज अ टॉपिक, ethics as a paper in itself. These are very main specific. So these are not the subjects that I want to go and focus in this video about. But let's talk about subjects, say for instance, economy, geography definitely, history definitely, and current affairs जिसका question पूछा जाता है, and many more. Say for instance, polity, Indian constitution. इसका बहुत overlap होता है between prelims and mains as topics, right? Prelims और mains का syllabus में we have topics that we did discuss in the previous video जिसमें बहुत overlap होता है and those topics को holistic अगर कोई aspirant पढ़ता है, preparation कर रहा है तो वो one that aspirant का understanding अच्छा होगा, two that aspirant will be able to go and save time in preparing, ताकि वो एस्पिरेंट जैसे हम बोलते हैं कि एक तीर से दो निशाना, that aspirant will be able to go and achieve that. So prelims में क्या होता है, as we talked before, we have multiple choice questions जिसमें हमें OMR शीट को भरना पड़ता है. मेंस का एग्जामिनेशन में हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखना पड़ता है और इंटरव्यू प्रिपरेशन में हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसका आंसर हमें देना पड़ता है वर्बली.
इंटरव्यू प्रिपरेशन में, विच अगेन हमने पिछले स्लाइड में बोला था, इट इज पर्सनालिटी टेस्ट फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस। और ये जो पर्सनालिटी दिया जाता है, दिस पर्सनालिटी बिकम्स बेटर, रिफाइन किया जाता है अगर हम व्हेन वी प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बिकॉज वी बिकम मोर अवेयर अबाउट our country and about what's happening around and why things are happening around. एंड जब हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और उसका जब हम उत्तर देते हैं, तो इफ वी हैव गॉट गुड प्रिपरेशन फॉर मेंस एंड वी हैव स्टडीड वेरी वेल फॉर प्रीलिम्स, मेंस का प्रिपरेशन ओनली इट विल ओनली बी गुड इफ यू हैव स्टडीड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड क्लियर्ड इट, ऑफ कोर्स। और प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन विल ओनली बी एबल टू क्लियर इट इफ यू हैव गॉन एंड स्टडीड एंड अंडरस्टूड द टॉपिक्स दैट इज देयर फॉर मेंस, which we can go ahead and use it for the interview preparation. Then we will be able to go and build confidence, improve our communication skills, because for having communication skills we need to have information that we will be having only when we prepare for topics. Then we will be able to answer them having a very balanced opinion and answering them relevant the characteristics that is expected that from that of a bureaucrat. And then we'll be able to understand the kind of topics and questions that the interview process generally expects from us, क्योंकि interview में they want a person who is going to be a future bureaucrat. Now think about what are the qualities that a bureaucrat should have. So this is what the stages of the examination is and how they are in a way broadly interlinked. Let's go and talk about the prelims and mains syllabus. What the overlap is between the prelims and mains syllabus. Let's take some examples, because without examples, maybe you will not be able to go and relate to it. And examples definitely gives credibility both to your answers that you write in the mains examination, और जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। ये जो first line है, this is from the mains syllabus, directly from the UPSC's prospectus. The mains syllabus general studies paper 2 talks about topics like governance, constitution, polity, social justice and international relations. उसमें से एक सब टॉपिक है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर्स, functions and responsibilities of various constitutional bodies. Constitutional bodies, say for example the Election Commission of India. This is a constitutional body because it is there, it is mentioned in the office of the Chief Election Commissioner is mentioned in the Constitution of India, right? अब इसमें से मेंस में क्वेश्चन पूछा है, very natural, because the Election Commission of India is a constitutional body. The question is, discuss the role of Election Commission of India in light of the evolution of Model Code of Conduct. Second question, in the light of recent controversy regarding the use of electronic voting machines, what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India? Commission of India again mentioned out here. Okay, this is from mains. This is expected because it is a constitutional post. Look at the question that was asked in 2017 by the UPSC for its prelims examination. Consider the following statement. The Election Commission of India is a 5-member body. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. Election Commission resolves the dispute relating to splits, mergers of recognized political parties. Which of the statement given above are correct? So, Election Commission of India, this is the topic that should be a focus for the slide out here. So अगर हम मेंस या प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम प्रीलिम्स के लिए we know that Election Commission of India is an important topic क्योंकि पूछा गया है, but why is this as a topic asked in the prelims का examination? क्योंकि हमारे यहाँ मेंस में एक टॉपिक है that is constitutional post. इसका और एक टॉपिक है powers and functions and responsibilities. Isn't resolving the disputes one of the functions and responsibilities of the Election Commission of India?
responsibility to resolve the dispute relating to splits, mergers of recognized political parties. This becomes very important. And अगर कोई एस्पिरेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अच्छा से प्रिपेयर कर रहा है, then that aspirant knows that it is the election commission of India, not the Union Ministry of Home Affairs, that decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. Functions and responsibilities. This is the responsibility, this is the function of the Election Commission of India. Okay, the first statement that is given out here is the Election Commission of India is a 5-member body. It is not a 5-member body, it is now a 3-member body. Posts, powers, posts. If we go and talk about the post that is there of the Election Commission of India, it is basically one chief election commissioner and 2 election commissioners of India. So one should know about what the Election Commission of India is at its very holistically speaking. So that अगर कोई aspirant is preparing for the UPSC mains examination, then and only then that aspirant will be able to go and answer these questions. And the statements given out here is incorrect. Just for the record, it is not the Union Ministry of Home Affairs that decides the election schedule for both the general elections and by-elections. And it is not a 5-member body, the Election Commission of India, that is. This is a 3-member body. So now this example, I hope, goes and reinstills some confidence in you that one should have a very holistic preparation for the mains examination and the prelims examination to go and get questions right for whenever you are asked very broad, analytical, or even specific questions. Let's talk about the importance of revision and mock tests. अब if there is an aspirant जो mains का, let's take for example the same example that we used last time from the mains syllabus that goes and specifies one of the subtopic being appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies. इसमें से what are the constitutional bodies? Say for instance Election Commission of India that we just talked about, the Comptroller Auditor General of India, the Attorney General for India, High Court judges, Supreme Court judges, Governor of a state, the President of India, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Backward Classes, the Union Public Service Commission and State Public Service Commission. These are all constitutional bodies because these are mentioned in the Constitution of India. So one should go and prepare for these topics क्योंकि ये topic से questions पूछा गया है for the prelims examination. Now keep in mind that this is specified in the main syllabus, but the questions for these have been asked in the UPSC prelims examination. As we just saw from the Election Commission of India, questions have been asked from the CAG, the Comptroller Auditor General of India, Attorney General for India, High Court judges, Supreme Court judges, Governor, President, NCSC, NCST, NCBC, UPSC, SPSC, ये सब से questions पूछा गया है for prelims. So while preparing for the prelims examination, one should know what the mains examination and the topics, subtopics for the mains is and prepare them accordingly. Another very important aspect of the preparation stage for any examination, not just the UPSC Civil Services examination, is the importance of revision and mock tests. Now, what are the topics that you should go and pay special attention to? Definitely, these will be the topics that one has been asked in the previous year, for which previous year question becomes very important. And when one is giving mock test, one should go and pay special attention to the questions that have been asked from topics that have been asked in the previous year question paper, right? And if there is a question that an aspirant is
choosing the wrong option for the question that have been asked for the prelims examination, that is a red flag if the question has been asked, or rather the topic has been asked in a previous year question conducted by the UPSC Civil Services examination. Why? Because these are topics that are very important, needless to say. So one should go and कीप दीज टॉपिक्स इन माइंड. ये जो टॉपिक हम प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, जो हमें पूछा गया है पहले, और हमें कैसे पता होगा? बाय नोइंग द मेन सिलेबस while preparing for the while revising for the examination. So these are the topics that one should have a very good hold of it, and this is absolutely non-negotiable. Thank you for watching this video. We hope that we assisted you in understanding to as why you need to have a holistic, comprehensive approach for the UPSC Civil Services examination. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाया ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है फॉर प्रीलिम्स, वो मेन से कितना इंटरलिंक करवाया जाता है, और मेंस में जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो प्रीलिम्स से कितना इंटरलिंक्ड है. So we hope that this video has been helpful for you, and Vibhaswan Educational Foundation can help you for preparing for the UPSC Civil Services examination. We have a foundation batch for the 2026-2027 UPSC Civil Services examination where we combine prelims plus mains plus interview. And the features of this course is that we have a very comprehensive coverage of the syllabus where we go and interlink static with current affairs, topics that are there for prelims with mains and vice versa. We have GS, essay and CSAT. Also, we have daily MCQ practice that can go and help you to go and prepare well for the prelims examination specifically. Daily answer writing practice that can help you to go and write the answers that are demanded from your mains examination. And we also have a very fun weekly interactive session where you can go and talk to your mentors, solve all your doubts that you have, and have a very good, holistic, comprehensive preparation coverage for the UPSC Civil Services examination. Please contact us in this number for inquiry, and thank you for watching this video.